सर एकदम स्थिर हो जाइए सही से। जाने दीजिए उतना ठीक है। सभी विद्यार्थी लोग ध्यान दें, मुख्य अतिथि लाइट कुछ तुरंत आपके कैंपस में आ रहे हैं, आपके मंच पे आ रहे हैं। आप लोग शांति का हो रहा है, देखिए। शांति से बैठे रहेंगे। अच्छा ऑटो चल चल सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ आए। सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के द्वारा लगभग 4 दर्जन संस्थाएं जो स्कूल लेवल से लेकर के डिग्री कॉलेज और यहां तक कि विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित हुई। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं अपने संस्थापकों के पुण्य स्मृति में लगभग 1 सप्ताह का स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करती और उन्हीं कार्यक्रमों के मद्देनजर दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युग पुरुष महंत दिव्यनाथ स्मृति 7 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच रखा गया है। और उसी व्याख्यान माला के प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम जो है रखा गया है। इस कार्यक्रम में आप लोग इकट्ठा हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार जी जिसके मुख्य अतिथि हैं, साथ ही इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य जी, उसके बाद महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकों, समकक्ष शिक्षकों तथा अनुप्राध्यापक मित्रों, प्राध्यापिका बहनों, महाविद्यालय के शोधार्थियों, महाविद्यालय के विद्यार्थियों और उसके साथ ही साथ मीडिया से आए सहयोगी बंधुओं को भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जैसा कि पहले से सूचना दी जा चुकी है कि यह कार्यक्रम महाविद्यालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका लाइव प्रसारण होता है, हो भी रहा है। तो महाविद्यालय के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस स्वागत के क्रम में मैं सबसे पहले महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं कि आए और स्वागत गीत से मुख्य अतिथि का स्वागत। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्य अतिथि को और कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को श्री गणेश करें। माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन, कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही साथ इस संवाद कक्ष में लगे हुए चित्र वीर शिरोमणि राणा प्रताप, मां सरस्वती, वैद्यनाथ जी, विजयनाथ जी, गंभीरनाथ जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया जाएगा और पुष्पांजलि के बाद आगे कार्यक्रम। किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम मां सरस्वती को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तभी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए महाविद्यालय की छात्राएं अदिति और दिव्यांशी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मां सरस्वती की वंदना करें। हम ही
मां सरस्वती की वंदना के बाद माननीय मुख्य अतिथि जी का पुष्पों से स्वागत करने के लिए महाविद्यालय की हमारी बड़ी बहन डॉक्टर गीता सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी को पुष्पगुच्छ देकर के आप स्वागत करें। इसके बाद डॉक्टर निधि राय जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप माननीय कुलपति जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें, उनका स्वागत करें। कार्यक्रम के आयोजन मंडल के सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय कुलपति जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। कार्यक्रम के आयोजन मंडल के सदस्य डॉक्टर नीतीश शुक्ला को मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय कुलपति जी को पुष्प का हार बना करके कार्यक्रम में शामिल करें। डॉक्टर विभा सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय प्राचार्य जी को, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्राचार्य जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका स्वागत करें। पुष्पों से स्वागत के बाद ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि के स्मृतियों में बना रहे, उसके लिए महाविद्यालय के तरफ से अतिथि जी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर विभा सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय प्राचार्य जी के द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र प्रदान करने में आप सहयोग करें। ये सब मन से स्वागत के उपरांत हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी जिस प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, अपने कुल के मुखिया का उद्बोधन सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं और विलंब न करते हुए मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पहले स्वागत कराएंगे, उसके बाद जो है उद्बोधन कराएंगे। तो स्वागत गीत के लिए मैं अपनी छात्राओं को आमंत्रित करता हूं कि कुलपति जी का स्वागत गीत से स्वागत करें और उसके बाद कुलपति जी का सीधे उद्बोधन होगा। आप आए
स्वागत गीत के बाद मैं सीधे माननीय कुलपति जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं कुलपति जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और बच्चों को अपने उद्बोधन से कुछ बातें बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सीधे कुलपति जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर गीता सिंह जी जो भी प्रभारी, डॉक्टर सत्यवान सिंह जी जो इस माला के कोऑर्डिनेटर है, संयोजक है, सामने बैठे हमारे टीचर, सहयोगी, छात्र छात्रा, यह मेरे ख्याल है चौथा से मैं ज्वाइन किया हूँ। वाइस चांसलर दीनदयाल उपाध्याय, ये चौथा पारी है जो मैं यहाँ पे इस कमरे में हूँ। विभिन्न कार्यक्रमों में आया हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब भी मैं आता हूँ कि विश्वविद्यालय एक कोऑर्डिनेटिंग, एफिलिएटिंग एज वेल एज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो जो इसके एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उससे भी विश्वविद्यालय जाना जाता है। लगभग जब विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई 64 साल 58 में, 64 साल से लिटरली जो सारे पूर्वांचल में जो पहला विश्वविद्यालय था जो इंडिपेंडेंस के बाद को स्थापित किया गया, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अभी भी करीब 350 कॉलेजेस हैं। और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जब कभी मैं अपने रिलेटेड कॉलेजेस, एडेड कॉलेज की चर्चा करता हूँ तो दिव्यनाथ पीजी कॉलेज वो हमेशा टॉप पे रहता है, नंबर 1 पे रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एजुकेशन जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने महंत दिव्यनाथ जी जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर के शिल्पी रहे हैं, आर्किटेक्ट रहे हैं, वो केवल एजुकेशनिस्ट नहीं थे। फ्रीडम स्ट्रगल में देखिए, अध्यात्म में देखिए, संस्कृति में देखिए, भाषा में देखिए, इवन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखिए, सोशल स्ट्रक्चर में देखिए, वो हर जगह इन्वॉल्व रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन ये गोरखनाथ प्रांत में, गोरखपुर में जो स्टार्ट हुई है, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। शायद हम सबको पता है कि भारत प्रताप का जो एजुकेशन ट्रस्ट है उसकी उन्होंने स्थापना उसी की नहीं की, बल्कि विश्वविद्यालय में को स्थापित करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो मुझे हमेशा खुशी मिलती है, जब भी मैं बुलाया जाता हूँ मैं टाइम निकाल के आता हूँ और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस सिलसिले का एक हिस्सा बन रहा हूँ, कि ये ख्याति प्राप्त महाविद्यालय का हिस्सा बन रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आप अपनी जो ऊंचाइयाँ हैं उनको मेंटेन करेंगे, उसको लगातार प्रगति पे जाएंगे। दीनदयाल जी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आपसे नहीं जानते वो बेसिकली चित्तौड़ मेवाड़ में, कल मेवाड़ में ही था, वहाँ पे एक ऋषि के नाम से किया हुआ था, वहाँ से आई, यहाँ पे 5 वर्ष की आयु में ही यहाँ पे आ गए और उन्होंने अपनी दीक्षा लोग में से ली और कैसे वो
आगे बढ़े, कैसे इस संस्थानों को आगे बढ़ाया, वो एक हमेशा उस पर चर्चा होती रहेगी और उससे आप लोगों को ज्ञान मिलते रहना है। 15 अगस्त 1935 को उन्होंने योग की दीक्षा ली और 15 अगस्त 1935 को इस पीठ के स्वर बने और उसके बाद उन्होंने पूर्वांचल में बहुत सारे अपना योगदान दिया। और मैं चाहूँगा कि आपका कॉलेज एक कोर्स बनाए उनके कैरेक्टर पे, उनकी मोरल वैल्यू पे, उनके स्ट्रगल पे एक कोर्स बनाया जैसे हम लोग ने बनाया है। हम लोग ने कोर्स बनाया है दीनदयाल उपाध्याय जी पे 2 क्रेडिट का और एक 2 क्रेडिट का योगी गोरखनाथ जी को बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा आगे स्टार्ट कराए। एक कोर्स आप दिव्यनाथ जी में 2 क्रेडिट का बनाए और उसको आप देखिए कि ये बच्चे हमारे इलाके जितने महाराष्ट्र प्राप्त के अम्ब्रेला में, इस शिक्षा परिषद के अम्ब्रेला में जितने कॉलेज आते हैं वो बच्चे पढ़े। तरीका वही है उसका कि उस कोर्स को आप आगे लेके आइए, हमारे एकेडमिक बोर्ड ऑफ स्टडीज में लाइए और एकेडमिक काउंसिल में लाइए, तो एक हिस्सा बनेगा। और ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पिलर है कि आप एक सिस्टम है, मैं अभी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करूँगा तो उसकी चर्चा करूँगा। एक एस्पेक्ट उसका जो इम्पोर्टेंट है कि मोरल एंड एथिकल वैल्यू। तो आप किस पैरामीटर को आप लेते हो जिससे कि अपने स्टूडेंट में मोरल और एथिकल वैल्यू को डाला जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें एक कोर्सेज एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी और एक पहचान होगी, इस प्रांत की पहचान होगी, नस्ल की पहचान। चौरी चौरा कांड में बहुत देवी के जो दिव्यनाथ जी के जो कंट्रीब्यूशन में जो फ्रीडम स्ट्रगल के कंट्रीब्यूशन को सभी लोग जानते हैं। 1920 में जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी का स्टार्ट हुआ तो इस यही राष्ट्रीय स्तर पर उनके कंट्रीब्यूशन जाना जाता है। वो भी उसमें चौरी चौरा मूवमेंट में उनका बहुत नाम आया, बहुत आगे आया, प्रोमिनेंटली उन्होंने लीड भी किया और बाद में ब्रिटिश सरकार को उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका हम है। और मैं चाहूँगा कि ये कॉलेज कार्नेट में जो एक बनी हुई है चौरी चौरा की कॉलेज विश्वविद्यालय और एक प्रोजेक्ट है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी उसमें सिग्निफिकेंटली जाए। एक वो हम लोग का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें जो हिस्टोरिकल मूवमेंट भी लिखे जा रहा है उसमें तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उससे चौरी चौरा में मानसून अंग्रेजी उसके कोऑर्डिनेटर है, प्रोजेक्ट है, तो उसे कोऑर्डिनेट करें और इस चीज़ों के कंट्रीब्यूशन भी उसमें आए जिससे कि हम लोग उसको बता सकें। श्री राम मंदिर के आंदोलन में आपका दिव्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 1934 से 49 तक तो उस समय राम मंदिर में ये उसमें कार्य हुआ तो उसको हर जगह उन्होंने लीड किया। और ये सारी चीज़ें जो आप लोग एक कोर्स बनाएंगे, क्रेडिट कोर्स बनाएंगे, जीवनी बनाएंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्ट आना चाहिए। आज हम लोग बेसिकली इसलिए हैं ये कि 7 दिन का जो स्मृति में जो लेक्चर सीरीज चल रही है, आज पहला दिन है, तो इस तरह की लेक्चर सीरीज का पर्पस यही होता है कि उसके बाद ध्यान हो और जो कंट्रीब्यूट किया है आपके महाविद्यालय में और दिव्यनाथ जी ने, गुजरात जी ने, उसमें चर्चा करें वो एजुकेशन में आज कहाँ फिट हो रहा है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया और उसमें चर्चा हो इस एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि उनके विचारों को सामने रखते हुए उन विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे नई शिक्षा जो आ रही है, नई शिक्षा नीति है, उसमें कहाँ फिट होता है और कैसे इसको, उसमें भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। आपका कंट्रीब्यूशन जो शिक्षा में अनपैरेलल है,
खासकर गोरखपुर 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो स्थापना की। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद केवल 4 दर्जन आदमी नहीं है और स्कूल्स नहीं है, तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटी का जो स्टार्ट हुई तो महंत विजयनाथ जी ने यूनिवर्सिटी को भी जो उन्होंने पहला कॉलेज जो डिग्री कॉलेज 1949-50 में बनाया तो उसको डोनेट किया। लिटरली उससे जो आज हमारा एजुकेशन फैकल्टी और हमारे जो बीच जहाँ स्थापित है एमबी के कोर्सेज चल रहे हैं वो वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। तो उनका विजन देखिए, उन्होंने स्टार्ट किया महाराणा प्रताप के कॉलेज डिग्री कॉलेज की स्थापना की, उसको डोनेट कर दिया। उनको ऐसा लगा कि शायद यूनिवर्सिटी में शायद और बड़ा दायरे में आए और बड़े रेंज में आए और उसको ज़्यादा ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो ये जो सोच है, ये जो बड़ी है उसको समझना है और उसको इवेल्युएट करके आज उसको आगे बढ़ाना है। मेरा ख्याल है यही विषय है चर्चा के लिए, यही विषय रहेगा चर्चा के लिए। तो सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको ज़्यादा दूर तक ले जाया जाए और नई शिक्षा नीति में उसका क्या रोल रहा है, उन सारी बातों पे लोग चर्चा करते हैं। तो बाकी मैं सीधे थोड़ा सा उन पर चर्चा करूंगा। वो पॉलिटिकली बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। वो सिलसिला जो पहली बार 67 में वो सांसद बने लोकसभा के, उसको सिलसिला चलता रहा, कैसे चलता रहा आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो उन्होंने उनका खासकर संस्थानों में 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद बन गई, लगभग 87 साल हो गए। 27 साल भी काफी होते हैं। और इसी तरह से पहला डिग्री कॉलेज जब उन्होंने खोला उसको भी 39 में महाराणा प्रताप के नाम से जो कन्वर्ट हो गया है दिव्यनाथ पीजी कॉलेज, उसको भी लगभग 77 साल हो गए। और हमारा विश्वविद्यालय जो गोरखपुर वो की स्थापना भी उनका योगदान था 58 में हुई, जिसको 64 साल। तो इस तरह के इलेक्शन में ये जरूरत है कि इन वर्षों में हमने क्या किया, क्या हमारी तरक्की स्मूथ रही, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, शिक्षा इतनी तेजी से जा रही है उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूँ कि जब अब जो एजुकेशन है वो केवल आपका विषय नहीं रहेगा, आपकी केवल हिस्ट्री नहीं रहेगी, ये अंतरराष्ट्रीय हो गया है और हर तरह से आपको देखना है कि आप किस तरह से उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। आप केवल ये सोच के खुश मत होइए कि हमारे पास इतने महान पुरुष इससे एसोसिएटेड थे, उनकी हम लोग उनके स्मृति में लेक्चर्स गा रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप जरा दौर देखिए, जो एजुकेशन का दौर देखिए, एजुकेशन के सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। जो सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स, अब ऐसे बैठ के केवल गोरखपुर की बात नहीं करनी है, मैं पूरे अंतरराष्ट्रीय बात नहीं करता। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो डेवलप हुए यूरोप में सबसे पहले भी आगे बढ़े, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी है। ब्रिटिश में ये है, आप वहाँ देखिए तो 1,000 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। यूरोप की यूनिवर्सिटी देखिए तो 1,000 साल पुरानी है। और फिर धीरे से अमेरिका आया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज करीब 100 साल पुरानी है, 100। और हमारी भी जो संस्थान है, एजुकेशन संस्थान है, बहुत नई नहीं है। 87 साल 60 साल काफी होती है। लेकिन जब उनको आप पैरामीटर में बोलिए आज कहाँ है, क्यों अमेरिकन यूनिवर्सिटी जब इंटरनेशनल लेवल पे जाइए तो
वो ज़्यादा फिगर करती है। 100 यूनिवर्सिटी में 50 यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी होती है और 35 यूनिवर्सिटी कई 30 यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनिवर्सिटी होती है, बाकी 20 होती है। बाकी जो 20 आते हैं वो 20 में भारतवर्ष में नहीं आता है कोई भी। उस व्यवस्था को समझने में और मेरा ख्याल है उससे अच्छा विषय नहीं हो सकता। हम अपनी गीत हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्थान कहाँ तक जाता है उस पर चर्चा करें। क्या स्काई इज अ लिमिट? मैं जब खासकर बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उनसे ये इस बात की चर्चा करता हूँ कि जो नए एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंट पैरामीटर जो आ रहे हैं बेसिकली इतने फ्लेक्सिबल है, अगर आप इसको ठीक से करिएगा तो आप एक्सीलेंस की हाइट पे जाइएगा। आप इसको इग्नोर कर दीजिए, इसमें भी व्यवस्था है, आप इग्नोर कर दीजिएगा तो वो आप पीछे रह जाइएगा। उस चैलेंजेस को समझने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं। हमने अभी जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक चीज जो महसूस कर रहा हूँ कि हमने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया, फिर CBCS सिस्टम लागू किया, क्रेडिट सिस्टम लागू किया। मैं जानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन मैं ये फेस कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल्स लोग आते हैं। अभी माननीय आचार्य जी ने जो महाराज जी ने बताया कि पहली बार थोड़ा लेट हमारा रिजल्ट निकला है, तो मुझे लगा तो वो हम लोग जो सिस्टम से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है सेमेस्टर सिस्टम, फिर उसको हमारे कंट्रोलर को समझना है, फिर जो हमारा जो डेटा एंट्री कर रहा है एग्जामिनेशन को समझना है, उसका कैसे ग्रेडिंग बनाना है, तो ये समस्याओं से थोड़ा हम लोग जूझ रहे हैं। जरूरत है उन पर चर्चा करने की, जरूरत है उनको समझने की। मैं शायद कुछ ज़्यादा समझता हूँ इसलिए कि मैं उस सिस्टम में स्टडी किया हूँ। जैसे मैं पंतनगर में पढ़ाता था, अपने में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पंतनगर में, तो पंतनगर बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें इंजीनियरिंग भी है और उसमें वो भी है। तो वो 61 में एस्टेब्लिश हुई थी। वो पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे CBCS सिस्टम एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट किया गया और बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बहुत ही सिस्टम है। मतलब एक क्रेडिट, मतलब क्या हुआ, एक क्रेडिट 1 घंटा 1 हफ्ता में आपको पढ़ना है। कोई कोर्स बनाया जाता है, आप कोई जैसे 2 क्रेडिट का कोर्स मैंने प्रपोज किया महंत नाथ जी को बनाया जाए, तो आप अगर 2 क्रेडिट बनाएंगे कोर्स तो उस पर बैठेंगे, आप सोचेंगे कि क्या बनाया जाए, क्या लिखा जाए, तो आपके पास समय कितने लेक्चर है। तो 2 क्रेडिट का मतलब हुआ कि एक सेमेस्टर में 2 क्रेडिट हो गए 15 से 18 वीक, तो 15 मतलब 30 लेक्चर हो गया। 2 बार हफ्ते पढ़ाएगा 30 लेक्चर, तो आपको 30 से 35 लेक्चर की एक कोर्स बनाना है। अब उसमें 30 लेक्चर में आप क्या इंक्लूड करेंगे वो आपको है। अगर एक का होगा तो आपको 15 लेक्चर का होगा, लेकिन 2 क्रेडिट का बनाएंगे तो 30 लेक्चर। ये व्यवस्थाएं समझने की जरूरत है। वो 30 लेक्चर क्या हो सकते हैं, क्या उनका महंत जी का पॉलिटिकल कैरियर क्या था, उनके आध्यात्मिक क्या शक्तियाँ थी, क्या थे, मंदिर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहाँ फिट होते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं एक कमेटी बना के आप लोगों को करना पड़ेगा। और ये कोई भी टीचर पढ़ता है, जो कोई स्टूडेंट उसको पढ़ता है और टीचर पढ़ाता है, तो ये समझ में आना चाहिए क्या टीचर को डिलीवर करना है। ये थोड़ा सा इसको अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो चीजें समझ में आ जाएंगी। उसी तरह से ग्रेड मिलेगा आपको। हर इसमें क्या है कि 2 लेक्चर, चाहे 2 क्रेडिट है चाहे 1 क्रेडिट है तो 5 क्रेडिट है, सब 100 नंबर का एग्जाम होता है। उसका डिवाइड हो जाता है कि 30 नंबर का मिड टर्म, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 40 नंबर का एंड टर्म, 100 नंबर में। लेकिन क्रेडिट है, अगर 4 क्रेडिट का है तो सिग्निफिकेंटली जो आप रिलेटिव ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपके ग्रेड पॉइंट, जो एक लेक्चर को कम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी ग्रेड पॉइंट में निकाल रहे हैं, तो व्यवसाय हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रही है और इतनी मुश्किल नहीं है। आप भाग्य इतनी मुश्किल नहीं कि ना समझ आए। ये क्यों जरूरत है CBCS सिस्टम?
सीबीएसई सिस्टम ये आप देखिए, आप आइसोलेशन में बैठ के चर्चा हुई, चर्चा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजभवन से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन से, तो एक बार यूआई जब कोर्स बना रहे थे तो मैंने उसको अप्रोच किया कि आप इतने बड़े बड़े कोर्सेज मत बनाइए। अभी जो हुआ है फाइनली 134 क्रेडिट आपको पढ़ने हैं 3 साल के लिए दिए, लिटरली वो 24 क्रेडिट आ रहा है एक सेमेस्टर में, 23-24 से 25 आ रहा है। उसमें मेजर कोर्सेज है, माइनर कोर्सेज है। जब शुरू में इन्होंने बना के भेजा तो 170 क्रेडिट की कोर्सेज, 170 क्रेडिट की कोर्सेज थे, और वो 170 क्रेडिट में आप लिटरली एक सेमेस्टर में आ रहा था 30 से 32 क्रेडिट। तो 30 से 32 क्रेडिट का मतलब आप समझते हैं, 30 से 32 क्रेडिट का मतलब हो गया अगर उसमें 20 क्रेडिट आपके थ्योरी के हैं और 15 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के हैं, तो 15 क्रेडिट का मतलब होगा कि प्रैक्टिकल हमेशा 2 घंटे का होता है, मतलब 30 घंटे प्लस 20 घंटे, मतलब 50 घंटे आपको एक दिन पढ़ना है। इतने अगर 7 लेक्चर रोज लेंगे आप 6 दिन 6 सत्ते 42, आप अगर एक बच्चा रोज 7 घंटे पढ़ेगा तो भी, और एक टीचर रोज 7 घंटे पढ़ाएगा तो केवल 42 लेक्चर, तब भी 42 से ऊपर ही जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सस्टेनेबल है? एक टीचर बताया था कि एक एमएससी या बीएससी है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ाता है, मैंने पत्र लिखा, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, तो लोगों ने कहा कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिखने के बाद मैंने उनसे फोन किया, सीएम ने मैंने फोन किया कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आप गोरखपुर के हैं, आप विरोध कर रहे हैं। मैं कहा विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप किसी चीज को लॉजिकली और क्रिटिकली क्रिटिसाइज करिए तो वो हमेशा सिस्टम को बढ़ाता है। उस मेरे पत्रों का वेद है कि जो वो 170 क्रेडिट जो बच्चों को पढ़ना था वो आज घट गए 24 क्रेडिट। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने का, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा के आप ज्यादा पढ़ के नहीं, कोई केवल बात नहीं है, कोई होता नहीं कि हम इतना पढ़ा रहे हैं, इतना रिजेक्शन होना चाहिए। मैंने पत्र लिखा, व्हाई यू आर ऑफरिंग PG courses, आप you are offering around 80 to 100 credit in 2 years। इसका मतलब हो गया कि 80 का मतलब हो गया कि इसे लिटरली आप 25-25, 30-30 क्रेडिट आप ऑफर कर रहे हो, 24 क्रेडिट एक सेमेस्टर। PG courses world God, Krishna University offers 34 क्रेडिट 4 सेमेस्टर, मतलब मैक्सिमम 9 क्रेडिट पढ़ना होता है बच्चों। जो साइंस की बेस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में है वो केवल 9 क्रेडिट पढ़ाती है वैसे फिजिक्स के लिए या वैसे मैथमेटिक्स के लिए। आप अगर उसको 24 क्रेडिट पढ़ाएंगे तो आप क्या शो करना चाहते हैं? ये सिस्टम को समझने की बात है। 9 क्रेडिट में बेस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड जहाँ आइंस्टाइन पैदा हुए, उनकी थ्योरीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो 34 क्रेडिट में डिग्री सारी दे देनी है, बेस्ट जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटी है। तो आप क्यों 100 क्रेडिट पढ़ा रहे हैं, 80 क्रेडिट पढ़ा रहे हैं? क्यों? इन व्यवस्थाओं को समझने की बात है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आप कोर्स करिकुलम बनाए, समझे कि टीचर का कम्युनिकेशन कितना है। ये बताया गया है 9 क्रेडिट का रिटेंशन बेस्ट होता है पीजी स्टूडेंट के लिए, पीजी लेवल की अगर वो पढ़ाई करें। तो ये स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनली, अगर आपके पास कोई और लॉजिक है, कोई स्टैंडर्ड है, आप बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट को समझने की जरूरत है। यही रेस है। आप अकेले बैठे रहें, अपने कहते रहें हम अच्छा है, आप नहीं हैं। क्रेडिट ट्रांसफर गोरखपुर बनारस के बीच में नहीं सोचने की बात है। क्रेडिट ट्रांसफर सोचने की बात है बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मैं जो अपने बच्चों से बात करता हूँ, तो कॉमर्स का बच्चा है, फिनेंस का बच्चा है, तो उसको पता होना चाहिए वर्ल्ड की
5 बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, कभी वो पहुंच पाएगा? स्टैनफोर्ड है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जहाँ पे हमारे रिजर्व गवर्नर जनरल रिजर्व बैंक के आते थे वो लोग वहाँ है, न्यूयॉर्क स्टैंड है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। तो फाइनेंस 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है वर्ल्ड में, उसको देखिए। 10 यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी है, उसको देखिए और उसके लिए कोशिश करिए। आप फाइनेंस में, कॉमर्स में है, अगर आप MBA नहीं कर पा रहे हो, करना सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई जाइए वो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करिए, 3 महीने में कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते ऑनलाइन कर लीजिए। लेकिन ये हमारे टीचर्स को समझना है, गाइड करना है, बच्चों को विजिलेंट रहना है। स्काई लिमिट है आप। मुझे याद है कि मैं गवर्नर जनरल राजन से मिला पहली बार, तो देखिए जो इंटरेक्शन होता है किसी पार्टी कुछ है, हर चीज उसका लाभ काम आता है। तो मेरी चर्चा हुई तो बोले कि आप कुछ नए कोर्सेज की चर्चा हो, तो उन्होंने मेरे को कहा अपने जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट को, फाइनेंस के स्टूडेंट को आप एक लार्ज स्केल बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो जरूर पढ़ाएं। एक पाइथन का बेस जो लार्ज स्केल डेटाबेस इसमें हैंडल करता है, जो इसमें बैंकिंग सिस्टम हमने जब नोटबंदी की तो उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। वी डिड नॉट हैड some system, some inbuilt system which could evaluate large-scale financial data, large-scale financial transition. वो समय नहीं था, तो क्या मैंने हायर करना चाहा किसी बच्चे को, इंडिया मैं चाहता था इंडियन बच्चे को हायर करो। वो उस समय जो 95 उसमें कोई कोर्स इस तरह का पढ़ाया नहीं जाता था, केवल 2 क्रेडिट का कोर्स जो उसमें वो शिकागो जहाँ पढ़ते थे। तो फिर उन्होंने किसी टर्की से हायर किया जो उस यूनिवर्सिटी में बैठा था, जो उस डेटाबेस को हैंडल करता। तो छोटे छोटे कोर्स दे आर लाइक स्टार ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसको करिए, उससे करिए। अभी मैं एक आपको बात याद करूँगा, क्या मैं बार बार बोलता हूँ क्यों ये कॉम्पिटिशन हमारे टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल्स का, हमारे कॉलेज का वो है। मुझे याद है मैं जब वहाँ पे था, वाइस चांसलर था, और हमको का एडमिशन चार्ज मेरे को मिला था, पुणे वाइस चांसलर था। तो कोरोना 2019 में, कोरोना मार्च में प्लेन हुआ और एकदम स्टैंड स्टिल हो गया। सारा जो वर्ल्ड है जिसको पता ही था क्या करें, किसी स्टेट को नहीं पता था, किसी वाइस चांसलर को नहीं पता। तो खैर हमने काफी कुछ किया, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या एजुकेशन में किया जा सकता है, बच्चे क्या कर सकते हैं। उसके बाद 6 महीने तो उसमें 4000 ऐसे छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए गए, जो 1 वीक के, 2 वीक के, 3 वीक के। 4000 से 5000 कोर्सेज छोटे छोटे ऑनलाइन बच्चे घर बैठ के कर सकते हैं। सब ने अपना ऑनलाइन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, बिकॉज यूनिवर्सिटी का जैसा भी था पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन। हमको समझ में आया कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम कमजोर है, और एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा कितना कमजोर था वो आपको क्लियर कर देगा। वो 4000 कोर्सेज को 5 लाख बच्चों ने किया, 4000 कोर्सेज को 5 लाख बच्चों ने किया। और वो 4000 कोर्सेज किसने, और वो बच्चे 90% इंडियन बच्चे थे, भारतीय बच्चे थे। और वो 4000 कोर्सेज किसने बनाए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं बनाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाए, JNU ने नहीं बनाए, उसको बनाया हार्वर्ड ने, स्टैनफोर्ड ने। और उन्होंने कहा ये फ्री है, ये फ्री है, कोई बच्चा करे, फ्री था भी। लेकिन बाद में उन्होंने छोटी सी चीज लगा दी कि जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको $50 कि 5 लाख बच्चे है, 4000 कोर्सेज मल्टीप्लाई करिए, करीब 200 करोड़ की बिजनेस
उन्होंने मजाक में अपने प्लेटफॉर्म से किया और हमारे बच्चों ने किया। ये व्यवस्था समझिए, ये है हमारा एजुकेशन। आप कहाँ फिट हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट कहाँ फिट हो रहे हैं, हमारे टीचर कहाँ फिट हो रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हमने बना के दिया। अगर आपको किसी ने रोका तो नहीं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को रोका तो नहीं, तो ये व्यवस्थाएं भी समझने की जरूरत है, क्रिटिकली डिस्कस करने की जरूरत है। जब तक आप कोई के डिस्कस नहीं करिएगा इस प्लेटफॉर्म में, तब तक इम्प्रूव नहीं करिएगा। मेरा पूरा मानना है, मैं बहुत स्ट्रांग मेरा विश्वास है कि जो महंत नाथ पीजी कॉलेज इज अ पोटेंशियल ए ग्रेड कॉलेज। थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो नेट में ये आएगा, और मैं चाहता हूँ कि, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नेट में A+ के ऊपर का मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। ये ऐसा नहीं है कि अपनी कुछ बूस्ट करने की बात है, इट्स वेरी स्टैटिस्टिकल, इट्स वेरी मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स है। आप इतने नंबर मिलेंगे आप अगर ये करें, ये एजुकेशन है। आप इतने क्रेडिट करेंगे तो इतने आगे जाएंगे, इतने करेंगे तो ये आगे। इन व्यवस्थाओं को समझना है, अपने ऊपर आगे कैसे प्लेस करना है। आज व्यवस्था ये है, जो ये बोलते हैं ना कि ये कोर्सेज हैं, ये अक्रॉस द डिसिप्लिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अक्रॉस मतलब आर्ट्स का बच्चा साइंस पढ़ सकता है, साइंस का बच्चा एजुकेशन पढ़ सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है कि हम ये है तो हम मसीह कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस आपको, वो चैलेंजेस ज़्यादा है। स्टूडेंट को भी समझना है, जो ऑफर कर रही है उसको भी समझना है। आप उसका उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है जो अगर आपने साइंस आर्ट से कॉम्बिनेशन लिए और दे एंड यू नो है, आप आगे हायर एजुकेशन नहीं जा पा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही। ये मार्केट बेस्ड है, ये प्लानिंग मार्केट बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए कि मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। मैं गया था, मेरी एक कजन थी, यूएस गया था, उसका ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, उसका जन्म वहाँ पे हुआ था। तो बोली चाचा मैंने एक बीटेक किया उसने यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से। उसका कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की जो आईवी यूनिवर्सिटी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है, सब पता होना चाहिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी खराब है, क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी को अच्छा बनाती है, क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी को खराब बनाती है। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि वो दौड़ सके, अपने गोल्स बनाए और गोल्स की तरफ दौड़े। तो उसने वो बोला कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिर उसने मास्टर्स किया मेजर फाइनेंस, माइनर जर्नलिज्म। आप सोचिए क्या उसने कैलकुलेट किया कि इंजीनियरिंग का बच्चा मेजर मास्टर्स कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वो कंप्यूटर साइंस से भी कर सकती है। उसने नहीं किया, उसने इसे किया। अब वो मार्केटिंग की वन ऑफ द बेस्ट, उसका प्लेसमेंट गूगल में हुआ। जो उसके फाइनेंसेस देखते हैं, इंजीनियरिंग का बेसिकली जब इंजीनियरिंग पढ़ता है ना बच्चा, तो इंजीनियरिंग का ये माना जाता है, अगर इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, ये हर फाइनेंस में, हर कॉमर्स में काम आता है। तो कॉम्बिनेशन इस तरह बनते हैं, वो टारगेट इस तरह नहीं बनते हैं कि आप केवल शौक के लिए कुछ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं ना, ये मैच्योर धीरे धीरे हो, और इस मैच्योरिटी को स्टूडेंट के बेनिफिट में कैसे दिया जाए, स्टूडेंट से कैसे फीडबैक लिया जाए, इन कोर्सेज को कैसे डेवलप किया जाए, वो व्यवस्था हमें समझनी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा। इसमें जैसे एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत सबसे अच्छी श्रद्धांजलि महामहिंद्र नाथ जी को यही होगी कि हम उनके विचारों को अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे फिट कर पाए, उस व्यवस्था को कैसे फिट कर पाए। तो उसका एक तो मैंने बताया, एक आपको कि आप मोरल है, टीचिंग्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ये इस पे अपने एजुकेशन में उन्होंने दे दिया। और उसको कैसे करना है, उसको आप रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच।
कि स्टूडेंट क्या चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, किस बैकग्राउंड से आप आया है, किस कोर्सेज शुड बी डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कही। तो मैं चाहूँगा कि ये कॉलेज लीड होगी। प्रोफेसर प्रकाश सिंह बड़े स्मार्ट आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं, करना जानते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है। कम से कम आप 3 कोर्सेज हमने बनाया। आप महंत विजयनाथ जी बनाए, महंत अवैधनाथ जी बनाए, हम योगीनाथ कोर्सेज बनाए, यूनिवर्सिटी भेजे। और आप अपने कॉलेज को कंपल्सरी करें, हमारे यहाँ अपलोड करें, उसको देखें, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखें। कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं की जाती। मैंने गोरखनाथ जी पे इंटरनेशनल सेमिनार कराया पिछले मार्च में, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हुआ। मुझे लगा कि बैंगलोर से लोग आए तो बोले कि हम गोरखनाथ जी को ज़्यादा काम किया। हम उड़ीसा से लोग आए तो बोले कि हमने ज़्यादा किया है। यहाँ से लोग सोचते थे कि हम ही लोग सब कुछ हैं। एजुकेशन ये है, आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। तो मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराने जा रहा हूँ। डायलॉग, आई से इट इज अ डायलॉग, इंटरनेशनल डायलॉग ऑन गोरखनाथ जी, बुद्धा एंड कवि। सो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट। हम लोग करने जा रहे हैं दिसंबर में, और आप सब लोग उसको अटेंड करिएगा, जितने बच्चे इसमें आइडिया दे सके। ये ट्रूली इंटरनेशनल डायलॉग होगा जो उनको कंपेयर करेगा। तो आप बुद्ध कवि गोरखनाथ जी अपने संस्था है, लेकिन जब कंपेरेटिव आएगी तो आप देखिएगा क्या कुछ कॉमननेस है, क्या अंतर्राष्ट्रीयनेस है, ये सारी चीजें व्यवस्था है। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि इनको ग्रो करें, बच्चे लेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये एक चीज मैं चाहता था। और इसी तरह से कोर्सेज, ये मैंने कहा है कि आपकी टीचिंग का फीडबैक, दूसरा बच्चों से फीडबैक नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि साइंस का कारण बच्चे जो स्किल, जो साइंस के स्किल्स हैं, उनको प्रमोट करने की जगह साइंस के स्किल क्या होते हैं? साइंस के स्किल्स में जैसे मैंने चर्चा की, आज के कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर लॉ है, ये हर जगह मदद करेगा। और IPR इश्यूज हैं। ये जैसे आप आर्ट्स पे आते हैं, एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर जो इसमें किया है कि मल्टीलिंगुअल, हर लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए। अब उसको एक इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रांसलेट करता है, मैं इस चीज के विरोध में हूँ कि आप डंडा मारें, सारे जितने जो फिजिक्स, इंजीनियरिंग, सबको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहिए या तेलुगु में करना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूं। लैंग्वेज इज एनरिच योर कम्युनिकेशन, एनरिच योर पर्सनैलिटी। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा हिंदी जाने, हर बच्चा गोरखपुरी है या भोजपुरी जाने या संस्कृत जाने, उसको इंग्लिश में जाना चाहिए। आपने वो बेटर प्लेस कर पाएगा। इंग्लिश में हिंदी होना चाहिए, तो उसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जानी चाहिए। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये यमुनों की लैंग्वेज है। मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज, तो आपको एक इंग्लिश आनी चाहिए और एक 3 लैंग्वेज में आनी चाहिए। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे, अगर एक बच्चा क्यों BA कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, संस्कृत भी अच्छी है, और साथ साथ में उसने एक फ्रेंच में या उसमें का रखा है। उसके साथ साथ ये 2 कमर्शियल लैंग्वेज है, चाइनीज और जापानीज, तो उसको भी जानता है। 3 महीने कोर्सेज है। मैंने फ्रेंच और उसका स्टार्ट किया है। मैं चाहूँगा बच्चे ले, पार्ट टाइम है। फ्रेंच जर्मन स्टार्ट किया है, ये से हम लोग का कोलैबोरेशन हुआ है। और 5 क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट है, दूसरा 5 दूसरे सेमेस्टर में है, इसे 10 क्रेडिट के है। तो वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। ऐसा BA किया हो बच्चा कहीं मार्केट में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। किसी इंटरव्यू को अटेंड करिए, मैं फ्रेंच में जानता हूँ, वो मुश्किल नहीं है, सोच बदलनी पड़ेगी।
ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉलेजेस को देनी है। यही बताते हैं कि पर्सनैलिटी क्या चाहती है, क्या बच्चा कहाँ जाना चाहता है। अगर वो कॉमर्स बेस्ड स्किल है तो कॉमर्स बेस्ड स्किल को ठीक करना है। अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ स्किल्ड लैंग्वेज आपको उस ब्रांच में करने की जरूरत है। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं ग्रेजुएशन काउंसिल में, वो चर्चा मैंने की। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, मल्टी डिसिप्लिनरी को इसलिए मत लीजिए कि ये कोई नेसेसिटी है, इट इज नॉट ए नेसेसिटी, इट शुड सूट योर पर्सनैलिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी इंपॉर्टेंट है। आप जबरदस्ती केवल आप केमिस्ट्री के साथ आप हिस्ट्री को जबरदस्ती मत जोड़िए, unless until there is a relevance। या हिस्ट्री बढ़ती है या केमिस्ट्री बढ़ती है। एंथ्रोपोलॉजी के साथ केमिस्ट्री जोड़ा जा सकता है कि एग्जीबिशन में केमिकल वो इवैल्यूएशन होते हैं उसको, तो वो आप देखिए कैसे आपकी एजुकेशन मोर इफेक्टिव होगी और मार्केट की डिमांड के कारण। तो उस कारण मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी का ये मतलब नहीं है कि हमने कोर्स बना दिए तो इनको करना है। It is always students' स्टूडेंट के फीडबैक डिपेंड करनी चाहिए। स्टूडेंट को लगता है कि साइंस के साथ ये करेगा तो वो उस तरह की व्यवस्था कॉलेज से और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। ये मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक बात इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। और स्टूडेंट का फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट को हर जगह इन्वॉल्व रहना है। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल चीजें, एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें यही बात करते हैं। केवल एग्जामिनेशन सेंट्रिक नहीं है, ये इसमें पूछने की जरूरत है। हमने रिटर्न किया 20 नंबर का रिटर्न किया तो 10 नंबर का आपका असाइनमेंट कर दिया, 10 नंबर में अटेंडेंस कर दिया, फिर रिपोर्ट कर दिया, वो चीजें वहाँ से आती। और ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन सिस्टम उस तरह बनाया जा सकता है कि जिससे कि क्रिएटिविटी डेवलप हो। ये ना हो कि जबरदस्ती आपने किया। 9 ग्रेड में मुझे याद है जो बताया पीजी में जो 9 ग्रेड होता था और 9 ग्रेड से कोई 1 ग्रेड ज़्यादा ले लेता था, एक दो यूनिवर्सिटी है, तो वो कितना बच्चे को भार पड़ता था। अभी जो असाइनमेंट है ना, आने वाले दिनों में होने जा रहा है, आप लोग सुन रहे हैं असाइनमेंट है, सब असाइनमेंट सब लोग को करना है। उसी में आने वाले दिनों में क्या होगा, यूनिवर्सिटी एक प्लेजिज्म बना देगी सॉफ्टवेयर और सारे असाइनमेंट डाल देगी, तो पता लगाएगा कि 90% असाइनमेंट कट एंड पेस्ट है। वो दिन आने जा रहे हैं। आपको क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने PhD को अभी किया, मैंने कहा स्टूडेंट प्लेजिज्म टेस्ट अपने आप प्लेजिज्म टेस्ट कोई व्यवस्था नहीं, कोई ये जरूरी नहीं कि आप खुद करके लाओ। 90% स्टूडेंट अपने आप समझ गए, अपने आप करना स्टार्ट करें। यू हैव टू गिव दैट एनवायरनमेंट, यू हैव टू गिव दैट, आपको माहौल बनाना है। ये व्यवस्था है, न्यू एजुकेशन और इसमें सभी का रोल है। कभी ये मत समझिए, मैंने ये चर्चा मैंने क्यों की, मैंने कहा आप ये बना सकती हो। जो 134 क्रेडिट पूरे करने हैं उसमें करीब 6 क्रेडिट जो है आपका इलेक्टिव है, तो 6 क्रेडिट में आ जाएगा, आपका कोर्स आ जाएगा। आप कहोगे हम तो यही पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, हम उसको एग्जाम बनाएंगे। ये व्यवस्था एजुकेशन पॉलिसी में है, उनको समझने की जरूरत है, उनको आगे करने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज में एक लोकल लैंग्वेज का स्टैंड बोर्ड बनाएं, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का बनाएं। आपके पास नहीं है तो अभी इसी साल से आपको एडमिशन करेंगे विश्वविद्यालय से। अभी इंग्लिश के प्रोफेसर शुक्ला को मैंने दिया है और वो 2 कोर्सेज जो ऑफर हो रहे हैं आपने BA सब बच्चों को लोग वो पढ़ेंगे, वो माहौल होंगे, उनका एक्स्ट्रा थोड़ा सा चार्ज करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये व्यवस्थाएं वो होंगी। तो ऐसे कोर्सेज को आप अडॉप्ट करें।
बहुत जरूरत नहीं है। मैं देखिए, अभी मैं चाइनीज का बता रहा हूँ। चाइनीज विराट लोग आप देख रहे हैं इंटरनेशनल व्यवस्था, यूक्रेन देखिए, ताइवान देखिए, सब लोग डिस्टर्ब हैं। और वी कैनॉट इग्नोर चाइना और इंडिया। इतना बड़े हो गए हैं, इतने उनकी स्ट्रांग हो गई है इकोनॉमी। लेकिन अभी देखिए तो समर में बहुत सारे अमेरिकन प्रोफेसर जब खाली रहते हैं तो चाइना विजिट करते हैं। क्यों चाइना विजिट करते हैं? वो इसलिए विजिट करते हैं कि वो जो वहाँ का प्रोफेसर का इंग्लिश अच्छी होती है। लेकिन वो सर्वे को मौका मिला था, मैं चाइनीज थोड़ा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो ट्रांसलेशन कराते थे चाइनीज से इंग्लिश का। तो वो आते थे कि मेरे काम करते थे, चाइनीज की आइसोलेटेड रहा है, इंडियंस की इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड चाइनीज की नहीं है। तो लैंग्वेज की व्यवस्था को, अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को निखारिए। रूढ़िवाद की मान्यता को मत बढ़ाइए। ये मत पढ़िए कि हम नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी लेंगे, हम तमिलनाडु में तो मतलब तमिल पढ़ेंगे। वो माइंड सेटअप स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए, टीचर का नहीं होना चाहिए। आप देखिए कौन सी लैंग्वेज सूट करती है, उसको लीजिए और लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। हर साइंस का स्टूडेंट ये आपकी पर्सनालिटी को ऐसे ही उभारेगा, ऐसे लैंग्वेज और आईटी सॉफ्टवेयर्स, आईटी स्किल्स, ये दो स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, ये छोटी छोटी हर बच्चे को करनी चाहिए। पर्सनालिटी को इतना बढ़ाएगा, जितना डाइवर्सिफाई पर्सनालिटी हो आप पढ़िएगा उतना बढ़ेगा। खोजने कोर्सेज, खोजते रहिए, इतने सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लीजिए। डोंट हेजिटेट टू इन्वेस्ट, यू कैन निगोशिएट। और ये आने वाली ही एजुकेशन पॉलिसी है, यही एजुकेशन व्यवस्था है। मैं कंक्लूड करते हुए कुछ मैं चाहूँगा कि एक तो आप जो अपने जो आने वाले दिनों में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, विशेष पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो रिसर्च आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। रिसर्च व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करिए। रिसर्च, अच्छे रिसर्च कल्चर को पीएचडी कॉलेज में आपका पीएचडी गाइड कर रहे हैं, तो पीएचडी गाइड को इसलिए नहीं करिए कि आप अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग करिए। और जो व्यवस्थाएं उसकी बनाने जा रही है वो उसको इंकरेज करेंगे जो सीरियस पीएचडी गाइड करें। सीरियस रिसर्च पब्लिकेशन इन एवरी सब्जेक्ट, एवरी प्रोफेसर, एवरी टीचर, उनको पता है कौन सा अच्छा है। और एपीआई इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए दुकानें भी खुली। आप 2000 रुपये दे दीजिए, 3000 रुपये दे दीजिए और वो आपको दे देंगे, आप एपीआई सपोर्ट कर देंगे। जरूरत है इन व्यवस्थाओं को हमारे स्टूडेंट को जानने की। क्या क्वालिटी रिसर्च है, क्या स्कोप है, क्या क्वालिटी, हर चीज वैल्यूड हो जाती है। मुझे कहीं बिठा दीजिए, हम देखिए, मैं एक वेट में कंटिन्यू को वैल्यू कर लूँगा कि ये सीरियस रिसर्चर है या नहीं है। एक मिनट में समझ में आता है। हमारे पास व्यवस्था है, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रिसर्च को प्रमोट करें, आउटस्टैंडिंग रिसर्च की व्यवस्था को प्रमोट करें। उसमें अवार्ड्स की बात नहीं, वो सारा मैप उससे भरा हुआ है। आपने प्राइवेट से कितने रिसर्च लिए, पब्लिक से कितने लिए, पेटेंट कितने लिए, पब्लिकेशन कितने लिए, ये कितने लिए, वो इतना भरा हुआ है, क्राइटेरिया की उसी में भरा हुआ है। तो वो आपको अगर आगे आना है तो ये व्यवस्था को आपको पूरी करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइन में आगे आए, आप व्यवस्था को देखें और इवैल्यूएट करें। मेरे लिए में जाए, आप इसमें मेरे से चर्चा करें। मैं जब आया तो मैंने नेट में सरेंडर कर दिया आगे, मैंने इवैल्यूएट किया, मुझे आइडिया था। तो बहुत सारे लोग थे जिससे उन्होंने कहा एक्सरसाइज क्या सर, मुझे 7 लाख रुपए है, खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि उसका भी रास्ता निकालेंगे। हर चीज़ का रास्ता होता है, लेकिन ये उसमें हमारा मुश्किल से भी आता। जब मैंने सरेंडर किया, जब आते ही तो भी आता। आज सभी जितने क्राइटेरिया प्रोटेक्टर बोल रहे हैं हम 1+ के ऊपर जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। लेकिन उस व्यवस्था को समझना है, तो 7 लाख भी हमें निवेश ना करने पड़े। आप उसी अभी से ध्यान करिए ये कैसे आए, में रैंकिंग कैसे बनाई और इसकी पूरी टीम बनाई, इसका पूरा वो है
शोकेसिंग है, आप एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरा मतलब आप करिएगा तो होगा। आप यूएस रैंकिंग में कैसे जाएंगे, आप हायर एजुकेशन रैंकिंग में कैसे आएंगे, और ये व्यवस्था आप करिए और आगे बढ़िए। इसमें करिए, वैसा मीटिंग करिए, हवाले करिए और इसे पढ़िए, और मुझे बहुत खुशी होगी जब ये एक लेकर आएगा 100 में उस टाइम पे आपको करने की जरूरत है। दूसरा एक मेरा सुझाव है कि ये दिव्यनाथ पीजी कॉलेज जाना जाता है कि महंत दिव्यनाथ के एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, और वो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो अनपैरेलल्ड है। इस इलाके में जो एजुकेशन का प्रचार प्रसार चाहे विश्वविद्यालय में चाहे हुआ है, मुझे बहुत बड़ा योगदान है। आज जरूरत है कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे विषय आइडेंटिफाई करने के लिए जिससे दिव्यनाथ पीजी कॉलेज जाना है। तो क्या कोर्सेज हो सकते, ये मॉडर्न टीचिंग या और क्या कोर्सेज हो सकते, वो बनाइए कि इससे अच्छा कहीं नहीं आपको मिला। मीडिया में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ें। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रांगली आप आइए, ऑनलाइन एजुकेशन में आप आइए। हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाले दिनों में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% ले जाना है। तो 50% हमारा जो यूपी का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 25% है, नेशनल का 26% है, उससे 1% कम है, और हमारा बिहार में 13.9% है। तो 13.9 को 50 तक ले जाना और 25 को 50 तक ले जाना एक बड़ा चैलेंज है। तमिलनाडु का 49% 8 है, तो ले जाएंगे, चंडीगढ़ ले जाएगा, केरला ले जाएगा, आंध्रा में ज़्यादा है, बहुत ले जाएगा, लेकिन हम कैसे ले जाएंगे? आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ऑनलाइन व्यवस्था एजुकेशन में आपको करने की जरूरत है। और उस पर इसी तरह से नहीं, अभी एक व्यवस्था है कि जो एक एक्रेडिटेड कोर्स है उसी के लिए डिस्टेंस लर्निंग का परमिशन मिलता है। आप उस लाइन पे काम करना सीखें, और ये आप कॉलेज का फ्यूचर है। आप ऑनलाइन में आपका एनरोलमेंट भी नहीं बनेगा, आपके 10,000 11,000 बच्चे यहाँ पे हैं तो 15,000 बच्चे वहाँ होंगे। उस तरह की व्यवस्थाएं बनानी है, उस तरह की सोच बनाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक नंबर 1 कॉलेज हो जाएगा, और हमें प्राउड है इस चीज का। धन्यवाद। आप बुलाएंगे, मेरे लायक किसी भी काम हो आएंगे। मैं बच्चों से भी आऊँगा कि आप लोग इंटरनेशनल फेलोशिप को देखते हैं। कुछ फेलोशिप हमने देखा अपने रखा है, विश्वविद्यालय भी ऑफर करता है, आप उसको देखिए, इंटरनेशनल जाइए, आप कुछ लोग उसको अवेल करिए, उसे सीखिए, या अप्लाई करके फेल होगी तब भी आप जानेंगे कि कैसे आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमारे विद्यार्थियों को समझाया, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के महत्व के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है विद्यार्थियों का, उसके साथ ही साथ महाविद्यालय को कुछ मार्गदर्शन भी दिया। हमें उम्मीद है कि आपने जो मार्गदर्शन दिया, जो सुझाव दिया, वो महाविद्यालय के द्वारा आगे इस पर प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद मैं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन सुनाएं। प्राचार्य। शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीयता प्रवाहित करने के दिव्य संकल्प के साथ शैक्षिक मरुभूमि में ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने के अपने मिशन को लेकर के स्थापित यह महाविद्यालय अपने भगीरथ महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में एक 7 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया है। आज उसके उद्घाटन सत्र में
एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सजीव स्मारक दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के माननीय कुलपति जी, मैं अक्सर कहता हूं और इसलिए कहता हूं कि आप जब से इस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, आपने अपने नवोन्मेष के द्वारा, दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा, रचनात्मक कार्य संस्कृति के द्वारा और अच्छे साथियों को लग करके उत्प्रेरण की शक्ति से अपने कार्यों को संपादित करने का जो दुर्लभ गुण आपके अंदर है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस धरती पर सिर्फ 2 ही लोगों का हठ योग सफल हुआ है, एक गुरु गोरखनाथ का, दूसरे हमारे माननीय कुलपति जी। कार्यक्रम के संयोजक अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सतपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बीएड विभाग की प्रभारी डॉक्टर गीता सिंह जी, अपने बीच बैठे हुए आईक्यूएसी के प्रभारी वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह जी, डॉक्टर अनिल भास्कर जी, डॉक्टर निधि राय जी, प्रोफेसर अर्चना सिंह जी, समाजशास्त्र की प्रभारी मैडम डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव जी, सभी प्राध्यापक बंधुओं और छात्र छात्राओं, कुलपति जी ने अपने उद्बोधन में एक तरफ महंत दिग्विजय नाथ जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को रेखांकित किया कि कैसे उस घटना ने, जिसने असहयोग आंदोलन की बाढ़ को वहीं पे स्थगित कर दिया, जिसको हम इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, उस चौरी चौरा कांड में जो जन आक्रोश फूटा वो अचानक नहीं फूटा, बल्कि महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो अपने सद प्रयासों से सामाजिक और राजनीतिक चेतना विकसित की थी, वो उसका सुपरिणाम था कि लोग अपने नागरिक अधिकारों के प्रति सचेष्ट ही नहीं हुए, बल्कि स्वातंत्र समर में अपनी संपूर्ण आहुति देने के लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हुए। दूसरी तरफ महंत दिग्विजय नाथ जी ने, जैसा मैंने कहा, इस शैक्षिक मरुभूमि में ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने के लिए आधुनिक भगीरथ बन करके 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और वो बीजारोपण आज अर्धशतक लगा चुका है, एक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आज 50 से ऊपर संस्थाएं उन मूल्यों को लेकर के संचालित हैं, उस दर्शन को लेकर के अनुप्राणित हैं और उस स्वप्न और विचार को लेकर के क्रियाशील हैं, जिसको महंत दिग्विजय नाथ जी ने देखा था। महंत दिग्विजय नाथ जी का सपना था कि हम ऐसे विद्यार्थी पैदा करें जिन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जो हमारे प्राचीन गुरुकुलों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, एक तरफ शस्त्र की, दूसरे तरफ शास्त्र की, और जीवन संग्राम में हम कैसे सफल हों, उस तरह के सक्षम नागरिक बना करके उन गुरुकुलों से निकाला जाए। क्योंकि डार्विन ने कहा है कि यहां पे समाज में एक प्रतिस्पर्धा का दौर चलता है
और उस प्रतिस्पर्धा का एक ही सूत्र है, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। अगर हमको समाज में, शैक्षिक जगत में, कहीं पर भी, चाहे कैरियर की गतिशीलता है, चाहे कैरियर की चाह है, सिर्फ चाहने से नहीं होगा। हम कल्पना करते हैं कि हम ये हो जाते हैं, उस कल्पना के अनुसार हमारा सपना भी होना चाहिए। और सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वे नहीं होते जो हम आंखें बंद करके देखते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो हमारी नींद हराम कर दे। हमारे लक्ष्य सिर्फ दिखे। अर्जुन को जिस तरह से आंख दिख रही थी मछली की, चिड़िया की आंख हमें दिखनी चाहिए, लेकिन हम विद्यार्थियों को आंख नहीं दिखती, पांख दिखती है, और कुछ लोगों को पेड़ दिखती है। तो पेड़ संधान तो डाली कट करके आएगी, चिड़िया आपके दृष्टि है। और इसके लिए आप जानते हैं कि बाजार में किस तरह की चीजें हैं। एक अनार 100 नहीं 1000 विवाद। अगर सामान कम हो जाए और काफी हो जाए, 10% इसमें है और शेष प्राइवेट सेक्टर में है, निजी क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी है, चाहने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए गांव से आपको जब तक निजी है वहां कोई नहीं है, वहां एक ही फार्मूला चलता है। आप काम लायक हैं तो आपका स्वागत है, और आप हमारे काम लायक नहीं तो आपकी छुट्टी है। हायर एंड फायर। आप योग्य हैं तो हम आपको हायर करेंगे, और आप योग्य नहीं हैं, हमारे मानकों पे फिट नहीं है, तो हम आपको फायर कर देंगे, यानी नौकरी से निकाल देंगे। वहां पे कोई सहानुभूति नहीं है, वहां पे कोई संवेदनशीलता नहीं है, वहां पे आपके प्रति किसी तरह की रियायत नहीं है। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वो युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ की उन बातों को लेकर के, जिसकी एक की मैंने अभी चर्चा की कि सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का हो, दूसरा शिक्षा में मूल्यों का समावेश हो, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। माननीय कुलपति जी ने अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया कि हमको वैल्यू आधारित, मूल्य आधारित शिक्षा ही नहीं, पाठ्यक्रमों का निर्माण भी करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महंत दिग्विजयनाथ जी के ऊपर, महंत अभयनाथ जी के ऊपर, और यहां तक कि गोरक्ष पीठाधीश्वर और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज के ऊपर भी हम लोग कोर्स का निर्माण करेंगे, और आपके अनुमोदन के लिए उसको भेजेंगे। क्योंकि मूल्यों का संकट आज समाज में सबसे बड़ा संकट क्या है? मूल्यों का संकट है, मूल्यों का क्षरण हो गया है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रूसो का नाम सुने होंगे। रूसो कहा करता था कि जैसे जैसे सभ्यता के विकास में भौतिक प्रगति बढ़ती है, मूल्यों का क्षरण होता जाता है, आदमी असंवेदनशील होता जाता है, उसके अंदर संवेदना नाम की चीज, सहानुभूति नाम की चीज गायब होती जाती है। जैसे उसके व्यक्तित्व का जो मानवीय पक्ष है वो दृष्टि से ओझल होता जाता है। तो मूल्यों का समावेश जरूरी है, जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी का सपना था, और इसलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संपूर्ण संस्थाओं में और अपने यहाँ भी हम विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं
और सबसे संदेश वाहक जो संस्कृति होती है वो आचरण की संस्कृति होती है। मैं आपसे वही अपेक्षा करता हूं जो मैं स्वयं अपने आचरण में उतारता हूं। जिस चीज को मैं अपने आचरण में नहीं उतारूंगा, इतना विश्वास रखिए, उसकी अपेक्षा मैं आपसे कभी नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले अपने आचरण में उतार करके उस चीज की अपेक्षा करूंगा। आप एक गतिविधि से, आपके एक आचरण से, आपके एक क्रियाकलाप से इस महाविद्यालय की अस्मिता भी जुड़ी हुई है। और इसलिए आप ऐसे आदर्श आचरण की संस्कृति का अनुसरण करें कि आपके साथ आपके परिवार और आपकी संस्था सबका मान सम्मान बढ़े, उसकी अभिवृद्धि हो। तीसरी बात जो युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ जी ने अपेक्षा की थी कि हमारी संस्थाएं, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, उसमें समरसता का भाव हो। जब हम समरसता का भाव करते हैं, समता, ममता और समरसता, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं। जिस तरह से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उसी तरह से समता, ममता और समरसता ये हमारे सोशल वैल्यू हैं, सामाजिक मूल्य हैं। हम ऐसे आचरण करें, अपने संस्थाओं के अंदर ऐसे कार्य व्यवहार करें कि उन मूल्यों की झलक, उन सामाजिक मूल्यों की झलक हम समरसता का वातावरण बनाएं, हम सद्भाव का वातावरण बनाएं, हम ममत्व का वातावरण बनाएं। एक विद्यार्थी को अगर हम गंभीरता से नहीं पढ़ाते हैं तो हम समाज की क्षति कर रहे हैं। इस प्रकार का मूल्य बोध हमें हो, तब जाकर के हम महंत दिग्विजय नाथ जी के सपनों को पूरा कर पाएंगे और जो हमसे अपेक्षा उनकी थी उसको हम पूरा कर पाएंगे। महंत दिग्विजय नाथ जी सिर्फ सामाजिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका के नाते या इस क्षेत्र में शैक्षिक क्रांति के नाते ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि उन्होंने जन प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी एक सूत्रपात किया जो आज तक जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, आजादी के बाद से ही जब आम चुनाव हुए जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत, तो आम चुनाव में पहली बार ही महंत दिग्विजय नाथ जी यहां से लड़े थे। पहली बार में उनको कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 1967 में पहली बार देश की सर्वोच्च राजनीतिक पंचायत लोकसभा में उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और जिसको बाद में चल करके उनके शिष्य महंत अवैधनाथ जी ने 1970 से लेकर के लगातार बीच के 10 वर्ष के अंतराल को छोड़ दिया जाए तो लगातार उस सिलसिला को आगे बढ़ाया। और वो सिलसिला इसलिए कि जो नाथ पंथ की ये पीठ है सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक पीठ ही नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के और इस देश के सत्ता सृजन में भी उसकी अहम भूमिका रही है। और उसी परंपरा का ये कारण है कि आज उसी पीठ के महंत जी निकले हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश का दूसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से, उन्होंने अपने निर्णयों की दृढ़ता से और उन्होंने बिना भेदभावपूर्ण कार्य संस्कृति से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि सुशासन का एक ऐसा प्रतिरूप विकसित किया है जो पूरे देश में आज स्वीकार किया जाने लगा है। आज कर्नाटक की जनता कह रही है कि हमको योगी मॉडल चाहिए। आज झारखंड और बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि हमको योगी मॉडल चाहिए। ये योगी मॉडल क्या है? ये योगी मॉडल अपने निर्णयों की दृढ़ता है। आप जानते हैं, निर्णय लेने में अगर गलती हो गई तो कोई भी संगठन, कोई भी सरकार और कोई भी संस्थान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आप में से कितने लोग चाइना गेट फिल्म देखे? चाइना गेट फिल्म कितने लोग देखे? आपने देखा होगा, खुफिया विभाग की रिपोर्ट रहती है कि उस पहाड़ी के पीछे एक मकान है जिसमें आतंकी छिपे हैं। एक कमांडर कुछ साथियों के साथ तहकीकात करते हुए जाता है और देखता है कि वहां एक बुढ़िया
अपनी छोटी सी पोती को लेकर के कबूतरों को दाना चुगा रही है। यह दृश्य देख करके उसे लगा कि जहां पे इतना मानवीय दृष्टिकोण हो, और मानवीय ही नहीं, इतना संवेदनशील दृष्टिकोण हो कि पशु पक्षियों तक से इतना प्रेम हो, वहां आतंकी को शरण नहीं दिया जा सकता होगा। ये सोच करके वो टीम लौट आई। बाद में ये मालूम चला कि उस रात को एक बहुत भीषण वारदात हुई, एक आतंकी घटना को वहां पे छिपे हुए लोगों ने अंजाम दिया, और बाद में जब जांच हुई तो मालूम चला कि उसी टीम ने तहकीकात के बाद निर्णय लिया था कि वहां कोई नहीं। तो निर्णय लेने में एक मनोवैज्ञानिक आकलन में त्रुटि, इसने एक गलत निर्णय लिया और उस गलत निर्णय ने एक गलत परिणाम दिया। ये व्यक्ति के स्तर पे, संस्थान के स्तर पे, संगठन के स्तर पे हर जगह ये बात सच साबित होती है कि अगर हम निर्णय लेने में चूक करेंगे तो निश्चित तौर पे जो वांछित लक्ष्य है उससे भटक जाएंगे। आज इस महाविद्यालय का सौभाग्य है और मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि मेरे 9.5 महीने और अब तो 10 महीना में कह सकता हूं, इसलिए कि 5 दिन बचे हैं। विगत लगभग 10 महीने के कार्यकाल में पहली बार यह अवसर मिला है। आपका स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से तो मुझे बराबर मिलता रहता है, किंतु पहली बार परिसर के अंदर और सभागार के अंदर आकर के आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से जो हमारा और हमारे विद्यार्थियों और महाविद्यालय परिवार का उद्बोधन किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन माननीय कुलपति जी का करता हूं। और इसी के साथ अध्यक्षीय भाषण बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय कुलपति जी को यह भरोसा देता हूं कि मुझसे व्यक्तिगत रूप से और मेरे संस्थान से जो भी अपेक्षा उनकी होगी, हम पूरी क्षमता और समर्पण के साथ उसे पूरा करेंगे। ये विश्वास, और 2026 में जो सर्किल नए मूल्यांकन की हो, हम अभी से कह दे रहे हैं कि हम A ग्रेड दे करके आपको भेंट करेंगे वो कि हमने आपके इसी के सामने हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका ये ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक अध्यक्षीय उद्बोधन। इसके बाद कार्यक्रम में बस 2 ही सोपान बचा हुआ है, एक जो है आभार ज्ञापन का और दूसरा राष्ट्रगान का। तो मैं आभार ज्ञापन के लिए अपनी बड़ी बहन डॉक्टर गीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए हुए अतिथियों का आभार ज्ञापन करें। जी महाराज की पुण्यतिथि में आयोजित इस सत्र दिवसीय व्याख्यानमाला के अंतर्गत उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति जी जो मंचस्थ विराजमान है, मैं सर्वप्रथम उनका अभिवादन करती हूँ। तत्पश्चात मैं कुलपति जी के प्रति जो है हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने उद्बोधन से हमें अपने युगदृष्टा महंत दिव्यनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से परिचित कराया। साथ ही साथ उनके जो आदर्श थे, जो उनसे जिस सपनों को लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाओं को जो है स्थापित किया था, उनके सपनों को साकार करने के लिए जो उन्होंने मूल मंत्र दिया, जिसको हम नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न माध्यमों के द्वारा उनके सपनों को अपने प्रयासों के द्वारा साकार कर सकते हैं। इस
उद्बोधन है, इसके लिए उन्होंने अपना पाठ्य दिया है। हम इसके लिए बार बार उनके आभारी हैं। आभार की इसी क्रम में मैं अपने संस्था के मुखिया जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये महाविद्यालय निरंतर उन्नति की पथ पर अग्रसर है। हम सभी जो है उनके साथ बड़े सहज रूप से रहते हुए अपने अपने कार्यों को जो है करते हैं और कभी भी कोई बात कहने में हमें उनसे कोई संकोच नहीं होता है। हम ये संकोच अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। इसलिए मैं अपने प्राचार्य जी के प्रति जो है वह भूल उनकी प्रशंसा करती हूँ और उनके प्रति आभार भी ज्ञापित करती हूँ। उनका सहयोग महाविद्यालय के प्रति, हमारे शिक्षकों के प्रति किसी प्रकार का बना रहे और जो संकल्प उन्होंने लिया है निश्चित रूप से उम्र में थोड़ी बड़ी होने के नाते मैं शुभकामना भी कर देती हूँ कि उनका सपना जो है साकार हो। मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन जहाँ भी रहूंगी सुनूंगी कि हमारा महाविद्यालय ये प्राप्त कर रहा है। इसलिए मैं अपने प्राचार्य जी को पुनः जो है शुभकामना व्यक्त करती हूँ। मैं संचालन कर रहे अपने छोटे भाई जो इस व्याख्यानमाला के संयोजक थे, उनके प्रति भी आभारी हूँ। उन्होंने यह अवसर दिया कि मैं अपने अतिथियों के प्रति जो है आभार ज्ञापित करूँ। साथ ही मैं सभागार में बैठे हुए अपने प्राध्यापक बंधुओं के प्रति आभारी हूँ, जो हमें निरंतर हमको सम्मान देते रहते हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने बड़े मनोयोग से हमारे जो मुख्य अतिथि निश्चित रूप से उनका उद्बोधन जो था वह सुनने लायक थे। उसको बिना हम उसको नकार सकते ही नहीं है कि कोई कुछ करेगा। तो हम विद्यार्थियों के प्रति भी आभारी हूँ। उन्होंने कितने मनोयोग से हमारे कुलपति जी को सुना, हमारे प्राचार्य जी को सुना और हमारे आभार को स्वीकार कर रहे हैं। मैं उनके प्रति आभारी हूँ कि इसी तरह से जो उनका यह मनोयोग बना रहे और जब हमको ऐसा अवसर मिले तो हमारे जो मुख्य अतिथि आते हैं हमारे व्याख्यान माला के अंतर्गत जो विभिन्न विशिष्ट विद्वान रहेंगे उनको भी सुने, क्योंकि निश्चित रूप से जब हम अपने बड़ों को सुनते हैं तो बहुत खुशी चीजें जो है हमको सीखने को मिलती हैं। अभी आपके पास बहुत अवसर है, इस तरह के व्याख्यान आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे। निश्चित रूप से हमें उम्मीद करते हैं कि आप जो ये 7 दिवसीय व्याख्यान है उससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद में मीडिया कर्मी बंधुओं, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति भी आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना भी कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता था। पुनः मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कुलपति जी के लिए मैं पुनः आभार ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ये 7 दिनों तक जो चलने वाला कार्यक्रम है, आज पहला दिन समापन के स्तर पे पहुंच चुका है। जो 6 दिन का शेष कार्यक्रम है, मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा कर दूं ताकि अगर विद्यार्थी उसमें प्रतिभाग करना चाहेंगे तो उस विभाग से संपर्क करके उस कार्यक्रम में सहभागिता दे सकते। जैसे कल का जो कार्यक्रम है इसी टाइम पे है, प्राचीन इतिहास विभाग के द्वारा वो कार्यक्रम संपादित किया जाएगा और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी हैं, जो पूर्व कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से आ रहे हैं। उनका उद्बोधन जो विद्यार्थी सुनना चाहते हैं वो प्राचीन इतिहास विभाग में जाकर के संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते। 27 तारीख का डॉक्टर संजीव राय जी हैं, जिसके मुख्य अतिथि हिंदी विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को संपादित किया जाना है। संजीव राय जी शैक्षिक सलाहकार एवं शिक्षाविद हैं, नई दिल्ली से वो आमंत्रित किए गए हैं, उनका कार्यक्रम हमको मिला है। इस कार्यक्रम में जो विद्यार्थी प्रतिभाग करना चाहते हैं वो हिंदी विभाग में जाकर के संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 28 अगस्त प्रोफेसर कमान सिंह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको महाविद्यालय ने आमंत्रित किया है। तो इस कार्यक्रम में जो भी विद्यार्थी प्रतिभाग करना चाहते हैं वो भूगोल विभाग के माध्यम से वो कार्यक्रम को होना है, भूगोल विभाग में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उस कार्यक्रम उस दिन संडे भी है, ध्यान रखना। उसके बाद 29 तारीख को प्रोफेसर आलोक राय जी कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और वह कार्यक्रम राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा होना है।
इस कार्यक्रम में जिस विद्यार्थी को प्रतिभा करना है वो राजनीतिक विज्ञान विभाग से संपर्क करेगा। उसके बाद 30 तारीख को विज्ञान संकाय, पूरा विज्ञान संकाय उस दिन आमंत्रित है। कला संकाय का भी विद्यार्थी उसमें अगर प्रतिभा करना चाहता है, कॉमर्स का भी विद्यार्थी अगर प्रतिभा करना चाहता है, तो विज्ञान उसके प्रभारी डॉक्टर प्रोफेसर परीक्षित सिंह जी हैं और उसके मुख्य अतिथि मेजर जनरल अतुल वाजपेयी कुलपति महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय हैं। और अंतिम दिन जो समापन का समारोह है, समापन और के अवसर पर 2 अतिथि हमारे हैं। एक तो प्रोफेसर RS तोमर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, और दूसरा श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो राष्ट्रवादी विचारक हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जिनका सोशल मीडिया पर प्रायः आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा उनको। उस कार्यक्रम में अगर प्रतिभा आप करना चाहते हैं तो अपने किसी भी शिक्षक के पास, अपने विभाग से संबंधित शिक्षक के पास अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम का रूपरेखा है। दूसरी सूचना ये है कि गेट पे जो लोग हैं, इस कार्यक्रम के बाद जो है राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। तो गेट पे चूंकि कुर्सियां लगी हुई हैं, तो जो विद्यार्थी जिस कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी लेकर के निकल जाएगा, ताकि पीछे के विद्यार्थियों को निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद मैं राष्ट्रगान के लिए अपनी बच्चियों को आमंत्रित करता हूं कि आए, और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने स्थान पे खड़े।